कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराई होती हैं। कोई बता रहा होता है कि यादें आधी रात को जगती हैं। अगर तुमने सारे बॉडी पार्ट्स नहीं ढूंढे तो तुम्हें एक ही दिन को बार बार जीना पड़ेगा। और अगर रेड पर्सन ने तुम्हें ढूंढ लिया, तभी हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरावनी वॉइस में बोलता है कि वो तुम्हें मार डालेगा। वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें रोकते हुए बोलता है, अगर तुम इसे बीच में छोड़ के गई तो तुम्हें श्राप मिलेगा। तभी कोई हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाता है। वो बोलता है कि किसी ने उसे थप्पड़ मारा। क्या उसका फेस लाल हो चुका है? इसका नाम होता है यामातो तानाबे। ये हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये पहले से ही लाल है, मुझे नहीं पता। रिकुटो बोलता है कि क्योंकि शायद इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तभी उसके पीछे से कोई आवाज आता है। वो डर जाता है। वो सारे फ्रेंड्स मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनका बूथ कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। वो लड़की पूछती है कि ये रिमेम्बरिंग चीज क्या होती है। उस लड़की का नाम मिसाकी है और वो उन्हीं की दोस्त है। तानाबे बोलता है कि क्या ये मिसाकी को भी नहीं पता? ये मुझे पता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। तानाबे मिसाकी को बताता है कि ये एक अर्बन लेजेंड है और बोलता है कि जो कोई भी रिमेम्बरिंग के लिए चूज करा जाता है उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। उस लड़की की पूरी बॉडी खून से भींगी होती है। उसी लड़की को बोला जाता है रेड पर्सन। अगर तुमने सारे बॉडी पार्ट्स टाइम पे नहीं ढूंढे तो तुम्हें एक ही दिन को बार बार जीना पड़ेगा। रिकुटो मिसाकी को डराने की कोशिश करता है। मिसाकी रिकुटो को जोरदार किक देने वाली होती है कि तभी वो रुक जाती है और बोलती है कि उसे अपने कराटे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाना है। कुछ लड़कियां उनके अतरंगी कपड़ों को देखकर उनका फैशन सेंस का मजाक उड़ा रही होती है। वो दोनों डिसअपॉइंट होकर विंडो के नीचे देखते हैं। नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइन में लगे होते हैं। नीचे दो लड़के बात कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। एक लड़का बोलता है कि कुछ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जिम में ही कंसर्ट कर रहे हैं। रिकुटो बोलता है कि वो तो हमारे बूथ के आसपास भी नहीं आते। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है एरिसा और मीरे पे। तनाबे बोलता है कि शायद हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, चलो हम भी देखते हैं। जब वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इतना ज्यादा भीड़ देख के तनाबे बोलता है, कोई ना रिकुटो, तुम इतनी जल्दी हार मत मानो, हम फिर से ट्राई करेंगे। हम एरिसा और मीरे को देखते हैं कि उन दोनों को सीनियर्स का कॉन्सर्ट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक एम्यूजमेंट पार्क में आए होते हैं क्योंकि आज इन लोगों का कल्चरल डे है। सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मीरे ये भी बताती है कि वो लास्ट टाइम एलिमेंट्री स्कूल में एम्यूजमेंट पार्क गई थी। तनाबे और रिकुटो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों सबसे ज्यादा खतरनाक राइड पे जाएंगे, पर जब उन्हें नोटिस मिलता है कि रोलर कोस्टर राइड बंद है तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तभी वहाँ पे मिसाकी अचानक से आ जाती है और बोलती है कि फिर से तुम दोनों। तानाबे बोलता है कि क्या तुम हम दोनों पे नजर रख रही हो? मिसाकी बोलती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? रिकुटो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। मिसाकी बोलती है कि तुम दोनों एक साथ बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो, चलो एंजॉय करो अपना राइड बॉयज। ये कह के मिसाकी वहाँ से चली जाती है। रिकुटो बोलता है कि ये मिसाकी हमें हमेशा इतना तंग क्यों करती रहती है। तानाबे बोलता है कि लेकिन बात तो उसने सही कही क्योंकि हम ही दोनों के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो आसपास कपल्स को देख ही रहे होते हैं कि उनकी नजर एक लड़के पे पड़ती है। तानाबे बोलता है कि ये लड़का सेम एरिसा के क्लास में है लेकिन ये हमेशा अकेले रहता है। रिकुटो बोलता है कि वो टी कप वाले राइड पे भी अकेले ही बैठा है और थोड़ा सा भी मूव नहीं हो रहा है। ये तो काफी डेयरिंग बंदा है। दोनों इतना ज्यादा गॉसिप करने के बाद बोलते हैं कि छोड़ो हमें क्या, चलो हम दूसरे राइड्स पे चलते हैं। वो दोनों बहुत सारे डिफरेंट राइड्स को ट्राई करते हैं और बहुत मजे करते हैं। रिकुटो बोलता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तानाबे बोलता है कि अगर ऐसे ही रहा तो हम अकेले रह जाएंगे पूरे दिन। तभी रिकुटो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मीरे कहाँ होगी। तभी उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखता है जिसने बड़ा सा ब्लैक कोट पहन रखा होता है और उसके हाथ में एक चाबी होती है। तानाबे उस आदमी को घूर ही रहा होता है कि रिकुटो तानाबे को गलती से धक्का दे देता है। रिकुटो बोलता है कि मीरे। तानाबे उस तरफ देखता है, एरिसा मीरे के साथ नहीं होती। तानाबे को दूर से ही मीरे का हैंड कर्चिप दिख जाता है जो कि जमीन पे पड़ा होता है। तानाबे रिकुटो को बोलता है कि ये चांस अच्छा है, जाओ। कि तभी एक बच्चा मीरे को उसका हैंड कर्चिप उठा के दे देता है और तानाबे उसे चिढ़ा के बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। कि तभी अचानक से मिसाकी आके बोलती है कि कितने ज्यादा डरपोक हो तुम। रिकुटो मिसाकी को बोलता है कि तुम हमेशा हमें फॉलो क्यों करती रहती हो। मिसाकी बोलती है कि तुम्हारे सपने में। रिकुटो रियलाइज करता है कि मिसाकी भी अकेले ही है। वो उससे अकेले रहने का कारण पूछता है। मिसाकी इस बात को इग्नोर करते हुए पूछती है कि क्या तुमने एक छोटे बच्चे को देखा यहाँ पे।
मिसाकी उस छोटी बच्ची के बारे में बता ही रही होती है कि तभी तानवी की नजर पड़ती है एक छोटी बच्ची पे और वो मिसाकी से पूछता है कि क्या ये वही बच्ची है। मिसाकी उसे पुकारती है लेकिन वो छोटी बच्ची बिना रुके ही भाग जाती है। तानवी और मिसाकी उस बोर्ड को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रिकोटो को लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। पर तानवे और मिसाकी उस बच्ची को ढूंढने चले जाते हैं। आगे बढ़ते ही उन लोगों को एक एंट्रेंस जैसा मिलता है। उसके अंदर जाने से ये लग रहा होता है कि वो पुराना रोलर कोस्टर राइड का जगह है। वो लोग वहाँ पर भी उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि तभी वो बच्ची वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मेरे शरीर को ढूंढो। वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जब वो फिर से मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे वो बच्ची नहीं होती है। वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और मिसाकी बोलती है कि उसने ऐसा क्यों बोला। रिकोटो बोलता है कि क्या तुम दोनों ने ये सब सेटअप करा है। वो दोनों मना करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई वाइल रिकॉर्डिंग। मिसाकी ने बोला था कि क्या ये तुम दोनों ने सेटअप करा है, लेकिन मैंने बोल दिया है कि रिकोटो ने, सो माय बैड। जब शाम हो जाती है तो ये सारे लोग अपने अपने बस में बैठे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और रिकोटो खुद को जमीन पे पाता है और हम देखते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट्स जमीन पे होते हैं। वो सारे लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। ये वही अम्यूजमेंट पार्क होता है जहाँ पे वो दिन में आए थे। रिकोटो उठ के बोलता है, आई होप ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। तभी रिकोटो को एक कॉफिन दिखता है। रिकोटो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि ये वो रिमेम्बरिंग थिंग नहीं हो सकता। मिसाकी बोलती है कि ये कैसे सच हो सकता है, वो तो एक अर्बन लेजेंड है। मिसाकी गुस्से में बोलती है कि चलो हम घर चलते हैं। रिकोटो बोलता है कि मुझे नहीं लगता हम यहाँ से जा सकते हैं। मिसाकी गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ये सब तुम लोगों ने करा है ना। रिकोटो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं करा। एरिसा बोलती है कि ये क्या है, कोई प्रैंक, और वो चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। तानबे उसे रोकते हुए बोलता है कि शायद ये रियल प्रॉब्लम है। एरिसा बोलती है कि ये सब तुम हमें डराने के लिए कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सीरियस हूँ। कि तभी मिसाकी को वो छोटी बच्ची फिर से दिखती है। मिसाकी उस बच्ची के पीछे जाने की कोशिश करती है। रिकोटो को ये बात सही नहीं लग रही होती है कि एक छोटी बच्ची इतने रात को अकेले यहाँ पे, पर फिर भी वो उसके पीछे चली जाती है और रिकोटो उसे फॉलो करता है। वो लंबे बालों वाला लड़का भी उनके साथ जाता है। वो उस बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं। एक क्लासरूम के कोने में उन्हें वो बच्ची मिलती है। मिसाकी उस बच्ची के पास जाके उससे पूछती है, क्या तुम वही बच्ची हो जो दिन में यहाँ पे आई थी। रिकोटो मिसाकी से बोलता है कि मैंने बोला था तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलो। मिसाकी बोलती है कि तुम भाग क्यों रहे हो, तुमने भी तो इसे देखा था ना। तभी वो बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मिसाकी बोलती है कि क्या हुआ, और वो मुड़ के देखती है। वो बच्ची बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही थी। मिसाकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो लड़की उस लंबे बालों वाले लड़के का पीछा करने लगती है। वो भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर चढ़ के उसके आंखों में अपने उंगलियों से छेद कर देती है। वो उसके बालों को पकड़कर उसको नीचे दे के मारती है। ये सब देख के रिकोटो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि यही है वो रेड पर्सन। मिसाकी रिकोटो का हाथ पकड़कर उसे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी। वो रेड पर्सन उस बालों वाले लड़की को बहुत ज्यादा ब्रूटली तरीके से मार डालती है। तो वो रेड पर्सन जोर से चिल्लाते हैं कि तुम लोग मेरी बॉडी जल्दी से फाइंड करो। एरिसा घोड़े वाले राइड पे बैठ के बोल रही होती कि मेरे पिक्चर क्लिक करो। तानबे बोलता है कि जल्दी से क्लिक करके हम यहाँ से चलते हैं। वो रियलाइज करता है कि उसके पास उसका फोन नहीं है। एरिसा चेक करती है तो उसके पास भी उसका फोन नहीं होता है। एरिसा देखती है कि तानबे वहाँ नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए घोड़े से नीचे उतर के देखने लगती है। वो घोड़े पे तानबे को देखती है और बोलती है, वो ये कितना मस्त है, तुमने मेरे बिना इसे चालू क्यों कर दिया। पहले तो बोल रही थी कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और खुद अब यहाँ पे खेल रहे हो। वो उस घोड़े के पास जाते हुए बोल रही होती है कि तभी वो बहुत ज्यादा डर के चिल्ला देती है। वो देखती है कि तानबे का सर उसके शरीर से एकदम अलग नीचे गिरा हुआ है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून आ रहा है। कि तभी वो रेड पर्सन उसके पीछे आ जाती है। हम दूसरे सीन में देखते हैं मिसाकी रिकोटो से पूछ रही होती कि ये रेड पर्सन का मतलब क्या है। वो बोलता है कि जो लड़की आई थी वही है वो रेड पर्सन। वो पूछती है कि उसका मतलब क्या था जब उसने बोला था कि उसकी बॉडी ढूंढो। वो बोलता है कि जब तक हम उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स को नहीं ढूंढ लेते वो हमें अटैक करना नहीं बंद करेगी। मिसाकी बोलती है कि इसका मतलब वो हमें मार डालेगी। वो बोलती है कि हमें छुपना पड़ेगा। तभी हमें एरिसा की बॉडी दिखाई जाती है जो कि ब्रूटली किल्ड होती है। कि तभी हम उन दोनों के पीछे देखते हैं वही ब्लैक कोट वाला आदमी। वो दोनों छुपने के लिए जगह ही ढूंढ रहे होते हैं कि तभी रिकोटो को एक हाथ दिखता है। रिकोटो बोलता है कि ये एक बॉडी पार्ट है, ये हमें मिल गया। मिसाकी उससे पूछते है कि तुम इसका क्या करोगे। कि तभी रिकोटो को याद आता है वो कॉफिन। रिकोटो बताता है कि उस रेड पर्सन के बॉडी पार्ट्स को ढूंढ के हमें उसी कॉफिन में लगाना पड़ेगा। मिसाकी बोलती है कि चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं। रिकोटो घबरा के बोलता है कि ये देखो ये क्या है।
मिसाकी मुड़ के देखती है तो वही रेड पर्सन बहुत डरावने तरीके से हंस रही होती है। वो मिसाकी के ऊपर चढ़ के उसका एक आंख फोड़ देती है। मिसाकी जोर से दर्द में चिल्लाती है। रिकुटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो भागने की कोशिश करता है पर वो रेड पर्सन उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसके सर को विंडो में जोर से मारती है और एकदम डरावने तरीके से हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम रिकुटो और तनाबे को एक साथ बस में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एक रात बीत चुका है और इन लोगों ने उसकी पूरी बॉडी फाइंड नहीं करी है। रिकुटो बहुत ज्यादा घबरा के उठता है। वो तनाबे को उठाने की कोशिश करता है। हम एरिसा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराई होती है। वो कल्चरल डे वाला अनाउंसमेंट फिर से हो रहा होता है। मीरे बता रही होती है कि वो बहुत लंबे समय से अम्यूजमेंट पार्क नहीं गई है। ऐसा लग रहा होता है सारे लोग वहाँ पे चले गए हैं जहाँ पे वो दिन में थे। वो लंबे बालों वाला लड़का भी बहुत ज्यादा घबराया होता है। मिसाकी को रिकुटो और तानाबे मिलते हैं। रिकुटो बोलता है कि हम फिर से वापस आ गए। उन लोगों को एक ही दिन बार बार जीना पड़ेगा जब तक वो लोग उसकी बॉडी पार्ट्स को ढूंढ नहीं लेते और ऐसे ही उसके हाथों से मरना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ और कौन से मांगा का रिव्यू चाहिए तुम लोगों को। फिर मिलते हैं।